हाय एवरीवन। मैं हूँ साबिर ख़ान और आज मैं एक महा टीटी का जो मराठी के क्वेश्चन पेपर है, तो पेपर फर्स्ट का ये दूसरा पेपर 2014 का क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम इसको देखेंगे। इससे पहले एक 2013 का मैंने रिकॉर्ड करके डाला है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा पेपर है। मैं अभी यहाँ से रोज़ एक पेपर करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम हो रही है तो इसलिए रेगुलर नहीं आ रहे, बट आई ट्राई माई बेस्ट। और पहले तो जो इसमें जो पैसेज है, कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन है, वो मैं आपको एक दो पैसेज करके बताऊंगा कैसे करने के। आप हो ज़्यादातर मराठी में, मैं एक तो उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम को कॉन्सर्न करके ही जो मराठी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं उसमें एक्सप्लेनेशन में या फिर डील करने में हिंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको समझेगा। और मैं आपको, मुझे उम्मीद है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को उतनी अच्छी मराठी आती नहीं होगी, तो भी मैं पैसेज कैसे, अगर आपको उतने अच्छे से नहीं भी समझ में आता होगा तब भी बताऊंगा कि पैसेज कैसे सॉल्व करने के। तो आप बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले 4 क्वेश्चन है तो पैसेज के, तो इसे हम सेपरेट लेक्चर में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर का, ग्राह्य शब्दाचा विरोधार्थी शब्द कोणता। तो ग्राह्य जो शब्द है उसका विरुद्धार्थी शब्द मतलब ऑपोजिट वर्ड कौन सा है पूछ रहा, तो वो है त्याज्य। मतलब ग्राह्य रख, किसी को हम लोग ग्राह्य ले लेते, ग्राह्य कर लेते, अज्यूम कर लेते, उसको बोलते ग्राह्य। और ये त्याज्य मतलब उसको हम त्याग कर देते, इस तरह का त्याग। स्वीकार्य नहीं आता, ये उसका अपोज में नहीं आता। गृहित धरना, ये इसका सिनोनिम है। ये दोनों समानार्थी है, एक ही मतलब के हैं। घेण्यात योग्य, ये तो रिलेट भी नहीं कर पाता। तो यहाँ पर जो सही इसका शब्द है वो है त्याज्य। 6 नंबर है, माधव भित्रा नाही या वाक्याचे अर्थ न बदलता होणारे होकारार्थी वाक्य कोणते। तो जब सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन या वाक्य रूपांतर का जब भी जो भी टॉपिक होता है, उसमें उसमें क्या होता है कि आपको वाक्य को ट्रांसफ़र करना पड़ता है डिफरेंट फॉर्म में, बट उसका मीनिंग वही रखना पड़ता है। तो ये उस तरह के क्वेश्चन होते हैं या फिर सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं। तो माधव भित्रा नाही मतलब माधव शूर आहे, ऐसा इसका मतलब है। तो माधव शूर आहे, ये इसका आंसर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, भित्रा है, ये इसका मतलब बदल जा रहा। भित्रा नाही, ये मतलब नहीं बदलना चाहिए, माधव शूर। ठीक है, तो यही अंदर आता रिलेट, बाकी रिलेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिसू या शब्दाचे योग्य अनेक वचन कोणते। तो पिसू या शब्द के अनेक वचन पिसवा होते, पिसवा। ठीक है, एक वचन और अनेक वचन पूछ रहा है यहाँ पे, तो पिसवा होता है, ये बाकी सब गलत है। उसके बाद में 8 नंबर का है, पुढीलपैकी कोणत्या वाक्यातील क्रियापद सकर्मक आहे। अब इसमें सकर्मक क्रियापद कौन सा है वो पूछ रहा है यहाँ पर। तो सकर्मक मतलब कर्म कैसा पहचानते हैं, तो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। अगर आपने वाड़म्बे सर की बुक अगर पढ़ी होगी तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह उसने बताया वहाँ पर। तो जब भी कर्म और क्रियापद पहचानना है तो हम क्या करते, जो जो क्रियापद है उसे सवाल करते, दो तरह के सवाल करते, एक कर्ता पहचानने के लिए और एक कर्म पहचानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लो, जो पढ़ लो है ये पढ़ना यानी गिरना, ये क्या है, ये वर्ब है। तो पढ़नारा कौन, जब आप ऐसा सवाल करेंगे तो आपको जवाब में आएगा कर्ता। हाँ, तो जो भी जवाब आएगा वो रहेगा कर्ता। मतलब आपको सवाल क्या करना है, क्रियापद से सवाल करना है कि जो भी क्रियापद होगा उससे। अब यहाँ पे पढ़ लो है मतलब पढ़नारा, पढ़नारा कौन, जब आप सवाल करेंगे तो आपको मिलेगा मी, तो ये हो गया कर्ता। और इसको आप कर्म पहचानना है तो आपको सवाल करना है पढ़न्याची मतलब पढ़ने की, ये क्रिया किस पे परफॉर्म हुई, मतलब किस पे हुई, तो वो एक्शन किस पे परफॉर्म हुआ या वो क्रिया किस पे हुई, आपको ऐसा सवाल पूछना पड़ेगा, तब आपको कर्म मिलता है। तो पढ़ने की जो क्रिया है वो खुद मी पर परफॉर्म हुई, तो यहाँ पर कर्ता और कर्म दोनों एक ही है, इसका मतलब ये है कि इसमें कर्म नहीं है। ठीक है, दूसरा वाक्य है, आरोही लाडू खाते। तो यहाँ पर खाते मतलब खाने की एक क्रिया हो रही है, तो इसको आपको सवाल करना है खानारा कौन। तो खानारा कौन जब सवाल करेंगे तो जो जवाब आएगा वो रहेगा आरोही। खानारा कौन, तो आरोही, आरोही क्या है, करता है। खाने की जो क्रिया है वो किस पे परफॉर्म हो रही है, या फिर कुणावर घडते, खाण्याची क्रिया कुणावर घडते, तो वो क्रिया किस पे परफॉर्म हो रही है, तो लाडू पर, क्योंकि लाडू खाया जा रहा है, एक्शन जो क्रिया है वो इस पे परफॉर्म हो रही है या फिर इस पे घड़ रही है। ठीक है, तो लाडू यहाँ पे क्या है, कर्म है। अगर आप ये देखेंगे ये वाला, तो आहे, आहे ये जो वर्ब रहता, सॉरी ये आहे जो क्रियापद रहता, ये हमेशा ही क्या रहता, अकर्मक रहता। ठीक है, तो आपको
असणारा कोण, तो बहुबीज, असण्याची क्रिया कोणावर घडते, तो बहुबीजवरच. तो कर्म भी यही है और कर्ता भी यही है. तो जब कर्म और कर्ता एक ही होते तो उस वाक्य में कर्म नहीं होता है. ठीक है. और जाइल, जानारा, जानारा कौन, सुनील. तो सुनील, अब ये जाईल मतलब जानारा, जानारा कौन, तो सुनील. जाण्याची क्रिया कोणावर घडते, सुनीलवरच. तो कर्ता और कर्म एक ही होने की वजह से इसमें भी कर्म नहीं है. तो एक ही वाक्य ऐसा है जहाँ पर कर्म है, वो है ये वाला, और हुई लाडू खाते. ठीक है. तो लाडू क्या है, कर्म है यहाँ पर. डोंगरा एवढा हाव, तिळा एवढी धाव. तिळा एवढी धाव मतलब तीड़ मतलब तिल, तिल रहती ना हमारी सीसम. तो डोंगरा एवढी हाव और तिळा एवढी धाव या म्हणीचा योग्य अर्थ कोणता. तो ये जो म्हण है, जो प्रोवर्ब है, इसका मतलब क्या है पूछ रहा हो. तो ये 3 नंबर का इसका मतलब है. मतलब महत्वाकांक्षा मोटी पंथी पूर्ण करण्याची कुवत नसणे. मतलब इरादे बहुत बड़े हैं पण का मतलब कुछ करने की इरादे बड़े हैं बट काम करने की जो कुवत है, कैफियत है, वो बहुत कम है. ऐसा इसका मतलब होता. कुणी कुणास हसू नये. तो कुणी कुणास हसू नये या वाक्यातील अधोरेखित सर्वनामाचा प्रकार कोणता. अब देखो यहाँ पर ये जो सवाल है ना, तो यहाँ पर कुणी कुणास हसू नहीं है, मतलब कोई किसी को हंसो मत बोल रहा हो. सवाल नहीं पूछ रहा, बता रहा. तो यहाँ पर ये जो है ना, तो अगर ये देखिए तो अनिश्चित सर्वनाम आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको पता नहीं किसके बारे में बात कर रहा है, तो निश्चित नहीं है, तो इसलिए अनिश्चित सर्वनाम बोलते हैं इसको. ठीक है. पुढीलपैकी गुण विशेषणाचे उदाहरण कोणते. तो नीचे दिए गए उसमें से गुण विशेषण का उदाहरण कौन सा है वो देखना है हमें. तो सर्वमूली, अब ये सर्वमूली अगर आप देखेंगे तो ये अनिश्चित है, मतलब हमें पता नहीं कितने, तो सब है पर कितने पता नहीं, तो अनिश्चित हो जाता है, अनिश्चित विशेषण हो जाता है. खूब लोग, यहाँ पे भी अनिश्चित है, बहुत है, खूब है, बट पता नहीं फिक्स कितने हैं, तो ये भी क्या हो गया, अनिश्चित विशेषण हो गया. दोनों ही अनिश्चित विशेषण है. दोनों भाऊ, ये जो है ना, तो साकल्यवाचक है. क्या है, साकल्यवाचक है. दोनों, साकल्य बताता दोनों भाऊ है ना. और गुण विशेषण क्या बताता, काला. काला मतलब काला कुतरा. तो काला है, गोरा है, ऊंचा है, छोटा है, ये क्या रहते, गुण रहते इंसान के या किसी भी नाउन के गुण होते हैं. तो ये गुण विशेषण है यहाँ पे काळा. ओके. सारे बड एक वटून त्याने आकाशात झेप घेतली या वाक्याचा काळ ओळखा. तो इसमें काळ कौन सा है, पहचानना है. तो देखो यहाँ पर अगर आपको पूरे टेंस में 3 ऐसे, पूरे जो काळ है, काळ के जो प्रकार है मराठी में, उसमें 3 टेंस ऐसे हैं जिसमें संयुक्त क्रियापद नहीं है, मतलब 2 क्रियापद नहीं है. बाकी जो रह जाते हैं उसमें सब संयुक्त क्रियापद है. तो अगर ये 2 छोड़ देना आप, तो बाकी सब में संयुक्त क्रिया, 3 छोड़ देना, तो बाकी में 2 क्रियापद आते हैं. अभी 3 कौन से रहते हैं, ये सादा वर्तमान काल, सादा भूतकाल और सादा भविष्यकाल, ये तीनों होते हैं. तो अगर आप इसको देखेंगे तो घेतली मतलब कर चुका है, तो यहाँ पर सादा भूतकाल आएगा इसका. ठीक है. इसके लिए शिंदे सर की बुक अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने समझाने की कोशिश की है, उसके एक्सप्लेनेशन भी है. तो शिंदे सर की बुक पढ़ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं. आई म्हणाली, इच्छा असो नसो प्रपंच मांडला की माणूस आपोआपच स्वार्थी होतो. या वाक्यात किती विराम चिन्हे आली आहेत. इसमें पंक्चुएशन कितने हैं, विराम चिन्ह कितने पूछ रहा है. तो अगर आपको बताऊँ तो देखो यहाँ पर ये 1 हो गया, और ये इन्वर्टेड कॉमा आपका 2, ये दूसरा कॉमा 3, और ये बीच में देखो एक हाइफन आ गया यहाँ पे, तो 4 और कॉमा 5. तो ऐसे 5 यूज़ किए यहाँ पे, ये वाला आंसर है 5, इसमें विराम चिन्ह यूज़ किए गए. ठीक है. बड़ा आसान क्वेश्चन था. पुढीलपैकी प्रत्यय जोड़ून तयार झालेले शब्द ओळखा. तो यहाँ पर प्रत्यय क्या रहता है, ये शब्द के लास्ट में लगते हैं, किसी शब्द के आखिर में लगने वाले को प्रत्यय बोलते हैं, और जो स्टार्ट में लगते हैं ना उनको बोलते हैं उपसर्ग. तो यहाँ पर ये उपसर्ग, उपहार में जो उप लगा है, ये क्या है, उपसर्ग है. उपहार, उपकार है ना, उप लगेगा हर जगह, उपकार, उपहार है ना. तो और जो भी उप पंतप्रधान, बहुत सारी जगहों पे लगता है, तो ये उप लग के बहुत सारे अल्फाज तैयार होते हैं. वैसे अवजड़ है ना, अवजड़, अवजल, अवकाश, अवनति, तो ये सब चीज़ें, और ये भी क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग. उसके बाद में ये प्रतिकार, प्रतिरोध, प्रतिगामी, तो ये प्रति क्या है, ये भी उपसर्ग है. तो ये सब किसी वाक्य, किसी शब्द के स्टार्ट में लगते हैं, तो उसे
उपसर्ग बोलते हैं, और जो लास्ट में लगते हैं उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो इसे झुपकेदार है ना, झुपकेदार, ईमानदार, कारखानदार, है ना। तो ये दार आखिरी में लगा हुआ है, तो ये क्या है, प्रत्यय है। ओके। पति का समानार्थी शब्द ओढ़खा, तो पति का समानार्थी शब्द है यहाँ पे भर्ता या भ्रतार। भ्रतार को भी पति बोलते हैं, भ्रतार, इसको भी पति बोलते हैं। ये दोनों क्या है, पति के समानार्थी शब्द है। कांता पत्नी को बोलते हैं, दारा भी कहाँ पत्नी को बोलते हैं, और जया भी। ये जो तीनों अल्फाज है ये पत्नी के समानार्थी शब्द है। और ये भर्ता एक ही है जो पति का समानार्थी शब्द है, और दूसरा है कि भर्तार भी पति का ही समानार्थी शब्द है। ठीक है। यहाँ से आगे कुछ कविता लिखी है, उस 16 से लेकर 19 तक उस पर क्वेश्चन पूछे हैं, तो हम लोग उसको स्किप करेंगे बिकॉज हम इसको स्पेशल लेक्चर में देखेंगे। तो मैं 20 नंबर का क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपको। पुढीलपैकी शुद्ध शब्द ओळखा। अब इसमें से कौन सा सही लिखा है वो पहचानना है। तो चाली रीति ना इस तरह नहीं लिखा जाता, इस तरह लिखा जाता, चाली रीति, ये वाला सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चाली रीति इस तरह सही लिखा जाता है। आपको अगर ये जो शुद्ध शब्द मतलब सही अल्फाज जो रहते ना वो लिखने का अगर देखना है तो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वाड़म्बे सर की बुक में के, तो उसमें एक 2 से 3 पेज में अल्फाज लिखे गए अलग अलग तरह के, तो आप जाके देख लेना उसको वाड़म्बे सर की बुक में से। तो उसमें के जो भी शुद्ध शब्द है वो भी पूछ रहा है बार 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 बार, हर क्वेश्चन पेपर में उसी में क्या आ रहे हैं ज़्यादातर। तो थोड़ा एक वो देख लेना आपने जाके, 2-4 पेज है, एक बार देख लेंगे ना तो आपको काफ़ी कुछ मदद हो जाएगी इससे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुढीलपैकी अर्थाच्या दृष्टीने गटात न बसणारा शब्द ओळखा। घमंड, घमंड, गर्व, अहंता। तो ये जो है ना अहंता, ये सब एक समानार्थी है, एक इनका एक ही जैसा मीनिंग होता है। जो गर्व करते हैं एक ना, इग्नोस्टिक होते हैं वो, तो जो घमंड करते हैं ना घमंडी लोग, उस तरह। डोलदारपना मतलब क्या है, ये डोलदारपना अलग हो गया है, मतलब दिखने में डोलदार है कोई, एकदम अच्छा है, डोलदार है मतलब देखकर उसको अच्छा महसूस हो रहा, डोलदार उसको बोलते हैं डोलदारपना, है ना। टकाटक बोलते हैं हम लोग जनरली इसको। ओके, उस तरह का। तो वो क्या हो गया, उसमें गट गट में नहीं बैठ रहा, वो अलग हो जा रहा। कोणालाही कळू न देता या शब्द समूहासाठी योग्य शब्द कोणता। तो किसको ही समझ में ना आने देना चाहिए, तो उसके लिए बिन तकरार, तो ये तकरार से रिलेटेड हो गया, वो नहीं। बिन भोबाट, है ना, बिन भोबाट, गाँव तरफ एक अल्फाज बोले जाते हैं भोबाटा करना। किसी भी चीज़ का भोबाटा करना मतलब चीख चीख के सबको बता देना, उसको बोलते हैं भोबाटा करना, है ना। तो मराठी में जनरली बोला जाता है गांव साइड कि आप उसने किसी चीज़ को भोबाटा करके पूरे गांव को बता दिया, है ना। तो ये वाला है, तो बताना। और बिन भोबाट मतलब किसी को पता नहीं चलेगा, शांति से काम निपटा देना। बिन धोख, बिन धोख मतलब बिन धोख होता है जो बिन डोक, जिसको डोका नहीं होता, और बिन धोख मतलब जो धोखा नहीं देता वो होगा शायद। बिंदास तो आपको मालूम है बिंदास्ती है, तो ये बिंदास्त है, तो इससे कोई लॉजिक नहीं लग रहा। बँकेतील हिशोबात गडबड झाल्याच्या मॅनेजरला कळल्याने तेथील कारकुनाने तोंड काळे करणे। क्या किया उसने, अपना मुंह काला कर लिया, क्योंकि उसने क्या किया, गड़बड़ की, तो मतलब अपना मुंह काला किया, चोरी की एक तरह की। ठीक। तिने पतीला मोठ्या पानावर आंबोड्या वाढल्या। तो यहाँ पर ये अल्फाज कौन सा है पूछ रहा, कौन सा अव्यय का प्रकार है। तो देखो ये जब शब्द के साथ में अगर वर्ड साठी या जब जुड़ता है ना तो उसको शब्द योगी अव्यय बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे अल्फाज है जैसे साठी, वर, पर्यंत, है ना। तो ऐसे अल्फाज है ये, इसको शब्द योगी अव्यय बोलते हैं। ये शब्दों को जुड़े हुए रहते हैं और शब्द का संबंध दूसरों के साथ जोड़ने के लिए काम में आते हैं। अब इसको वर को अगर इसको इंडिपेंडेंट लिखते या स्वतंत्र लिखते ना तो वो क्या हो जाता, कि वो क्रिया विशेषण हो जाता, क्रिया विशेषण हो जाता। और वही अगर शब्द से जुड़ा हुआ तो उसको शब्द योगी अव्यय बोलते। तो आप ये याद रखने का। उभयान्वी अव्यय किसको बोलते हैं, जो दो वाक्यों में रिलेशन जोड़ते, दो वाक्यों में क्या करते, सॉरी रिलेशन नहीं, दो वाक्यों में कंजक्शन की तरह काम करते, दो वाक्य को जोड़ने का काम करते, उसको उभयान्वी अव्यय बोलते। और केवल प्रयोगी जो आपके सडन फीलिंग है ना उसको बाहर निकालने के लिए केवल प्रयोगी अल्फाज निकलते, अब, बाप रे, हुईया, हुर्रा, इस तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धाकट्या भावाला परीक्षेत कमी गुण मिळाल्यामुळे त्याला लिहिलेले पत्र कोणत्या प्रकारचे असेल। तो अपने भाई को लिखने वाले पत्र कौन से रहेंगे, तो जाहिर है वो घर का है तो कौटुंबिक रहेंगे, है ना। तो ये सब बाकी है। अभिनंदन पत्र हम किसी को भी भेजते हैं ना अभिनंदन करने के लिए, किसने कुछ अचीवमेंट की, किसी का बर्थडे है ना, या फिर और कुछ हुआ स्पेशल, तो
उसके लिए हम अभिनंदन करते ना, उसको ग्रीटिंग करते, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते उसे। तकरार हम ऑफिशियल लोगों को किसी की तकरार करने के लिए देते, एक कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी रहती गवर्नमेंट की, या फिर कोई भी अथॉरिटी हो सकती है, प्राइवेट अथॉरिटी भी हो सकती है, तो उसके लिए तकरार करने के लिए पत्र लिखा जाता है। चौकसी पत्र, ये चौकसी पत्र एक अथॉरिटी छोटी अथॉरिटी को देती है चौकसी करने के लिए, ठीक है, तो ये थोड़ा अलग हो जाता, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1998 साली परडी वैजनाथ, अभी परडी वैजनाथ मतलब बीड़ में, ये थे भरलेल्या 71व्या साहित्य सम्मेलनाचे अध्यक्ष कोण होते? तो ये 71वां साहित्य सम्मेलन है, आप गूगल पे स्कैन करके देख सकते हैं, वहाँ पर पूरे हर साल के साहित्य सम्मेलन और उनकी साल और अध्यक्ष मिल जाएंगे आपको, तो आप थोड़ा वहाँ देख लेना होता, थोड़ा उस पर से 2000 के आगे वाले जितने भी साहित्य सम्मेलन है ना, उनके अध्यक्ष अपने याद कर लेना, ठीक है। आप इतने सारे तो नहीं कर सकते, तो कम से कम 2000 से आगे के याद कर सकते, उतना हो सकता। तो यहाँ के साहित्य सम्मेलन के कौन थे? दमा मिराजदार इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। मराठी भाषेतील आद्य चरित्रकार म्हणून कोण ओळखले जाते? तो ये महीभट, ये आद्य चरित्रकार बोल के पहचाने जाते, बहुत बड़े राइटर है मराठी में, तो इन्होंने इनको ही कहा जाता है ये, ठीक है। उसके बाद में पुढील पैकी पुल्लिंग शब्द ओळखा, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अगर मराठी में पहचानना है या फिर नपुंसक, तो आपको क्या करना है? तो पुल्लिंग के साथ लगाना है, तो अगर तो जिसको लगेगा वो पुल्लिंग रहेगा, ठीक है। अगर जिसके साथ ती लग गया तो वो स्त्रीलिंग रहेगा, ठीक है, और जिसके साथ ते लगेगा वो नपुंसकलिंग, तो ये नपुंसकलिंग लगेगा, ठीक है। तो आपको वो बोलना है, जैसे तो ग्रंथ, पुल्लिंग पूछ रहा ना, तो ग्रंथ, ती ग्रंथ नहीं बोलते हम लोग, तो ग्रंथ बोलते, हाँ ती पोथी बोलते, ती पोथी, पोथी मतलब एक थैली होती है, उसको पोथी बोलते। ते पुस्तक या तो ते पुस्तक, ये नपुंसकलिंग में आता। तो पुस्तक भी नहीं बोलते, ते पुस्तक भी नहीं बोलते, ते सॉरी ती पुस्तक भी नहीं बोलते और तो पुस्तक भी नहीं बोलते, ते पुस्तक बोलते, नपुंसकलिंग में आते। और वही को ती वही बोलते, स्त्रीलिंग, ती वही। तो यहाँ पर ग्रंथ ही जो जिसको हम तो बोलते, तो ग्रंथ। केशव कुमार या टोपण नावाने लेखन करणाऱ्या लेखकाचे नाव काय? तो वो है केशव अत्रे, प्र केशव अत्रे, केशव कुमार टोपण नाव से उसका जाना जाता है। और दामले को केशव सूद बोलते, इनको क्या बोलते? केशव सूद बोलते, इनको केशव कुमार बोलते प्र अत्रे को, और इसको केशव सूद बोलते। और शिरवाड़कर को कुसुमाग्रज, शिरवाड़कर को बोलते कुसुमाग्रज, ठीक है। गडकरी को नहीं पता मुझे, आप देख लेना थोड़ा बुक्स में, ठीक है। उसके बाद में आखिरी क्वेश्चन है हमारा, पुढील पैकी कोणता वर्ण कठोर वर्ण है? कठोर वर्ण जो स्पर्श व्यंजन है उसमें 5 गट है, 5 गट है, उसमें से वो 5 गट के हर एक गट में 5 अल्फाज है, तो जो पहले 2 होते हैं वो कठोर रहते हैं और बाद के 2 रहते हैं वो मृदु रहते हैं, और लास्ट की एक लाइन रहती है वो व्यंजन की रहती है। तो प ये कठोर है, क्योंकि प, फ, ब और भ, तो ये क्या, ये दोनों कठोर हो जाते हैं और ये मृदु हो जाते हैं। तो प ये स्टार्ट के 2 क्या होते हैं, ठीक है। आप वाड़म्बे सर की या शिंदे सर की किताब में देख, लेकिन आपको बहुत आसानी समझ में आएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा डिस्कस हो गया। तो आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आई तो कमेंट करके बताइए कि क्या समझ में नहीं आया, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, उसको बताने की कोशिश करूँगा, बेफिक्र रहिए। और मराठी को रिवीजन कीजिए बार बार, मराठी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छे मार्क्स आते हैं इसमें। पहली बार अगर पढ़ोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, 1 से 2 या 3 बार करो, रीडिंग बार बार करो, उसकी आसान हो जाएगा, और अच्छे मार्क्स आने के बहुत चांसेस इसमें, आसानी से 25 मार्क्स तक जा सकते हैं इसमें, क्योंकि ये सब्जेक्ट अच्छा है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो और दूसरा, ये वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपके दोस्तों तक, सब तक पहुँचाइए, और हमारे साथ बने रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आपको फिर से, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।